So what do you mean by polymerase chain reaction? Okay. PCR or polymerase chain reaction. Okay, so you guys have heard about chain reaction, right? Chain reaction कहाँ सुना? इधर सुना? न्यूक्लियर उसमें सुना, फिजिक्स में सुना, right? चेन रिएक्शन में क्या होता है? वन एटम विल गिव राइज टू टू एटम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है? वैसे ही इन सेम एनालॉजी, बेसिकली जो डीएनए है, इट विल गिव राइज टू टू एन, टू रेज टू एन डीएनए, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल कितना भी होना चाहिए। तो जो जो डीएनए जो जनरेट होगा, दैट वुड बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ठीक है? द डीएनए दैट वुड बी जनरेटेड और सिंथेसाइज्ड वुड बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन, ठीक है? एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, एंड मल्टीपल्स नहीं बोलते, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल नेचर में जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन, ठीक? एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमरेज? तो यूजिंग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है? तो कौन सा पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज, राइट, ठीक है? और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो क्या बोलूंगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट, लेकिन क्योंकि डीएनए इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट एंड जो जनरेट हो रहा है दैट इज आल्सो डीएनए। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम, यूजिंग पॉलीमरेज एंजाइम वी आर एम्प्लीफाइंग अवर जेनेटिक, ओके, वी आर एम्प्लीफाइंग अवर जेनेटिक, ओके, इतना समझा क्या? So what is polymerase chain reaction? It is nothing but amplification of your target DNA. Okay? Amplification of your target DNA. Okay? Amplify कर रहे हैं. Amplify मतलब increase the quantity of increasing the quantity of target. ठीक है? Amplification. जैसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर होता है, ठीक है, साउंड के लिए, वैसे ही इधर we are amplifying our targeting. Simple. Okay? एंड कैसे एम्पलीफाई कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर है, ये फॉर्मूला 2 रेज टू n, ठीक है? n इज द नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है? और इसके आगे एक चीज और हो सकती है, मैं इसको x बोल सकता हूँ, ठीक है? x या y कौन सा भी और लिख सकता हूँ। x इज द नंबर, स्टार्टिंग नंबर ऑफ डीएनए, ओके? x would be starting number of DNA, into x into 2 raised to n, ठीक? तो अगर 1 भी रहेगा, 1 into 2 raised to n, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब आफ्टर वन साइकिल यू विल गेट n प्रोडक्ट, n मतलब 1 हो जाएगा वन साइकिल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आएंगे, ठीक है? तो यू विल गेट n प्रोडक्ट एज अगर 1 एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, ओके, 1 डी है। चलो आगे चलते हैं। सो पीसीआर का हम लोग आगे इधर बोलने में, एंड वी विल टॉक अबाउट, ऑब्वियसली पीसीआर के बारे में बात करेंगे। तो पीसीआर में जो कंपोनेंट्स चाहिए वो कौन से, ठीक है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सिस्टम। आपको सारे केमिकल्स उसमें डालने, आपका टारगेट डीएनए डालना, ठीक है? एंड यू हैव टू रन अ मशीन, ओके? तो उससे पहले रन करने से पहले जो पीसीआर है वो किसने जो इन्वेंट किया था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एज अ टेक्निक। सो ये किसने इन्वेंट किया था? गाइस नेम इज कैरी म्यूलस, ठीक है? कैरी म्यूलस, ठीक है? और उसका डेथ आई थिंक 1 या 2 इयर्स बैक हुआ, एंड उसने 83 में 1983 में ये टेक्निक डिस्कवर किया था, एंड 93 में उसको नोबेल मिला, ठीक है? ठीक है? तो कैरी म्यूलस, KARY, कैरी म्यूलस ने 83 में डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया टेक्निक को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड 93 में उसको नोबेल प्राइज मिला, ओके?
नाउ इससे पहले जब भी डीएनए एम्प्लीफिकेशन की बात होती थी, मतलब एज एन इफ यू वांट टू एम्प्लीफाई अ पर्टिकुलर टारगेट डीएनए, ओके, सो उसके लिए कौन से मेथड यूज किया जाता था? द मेथड दैट वाज यूज्ड इज क्लोनिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी भी क्लोनिंग पढ़ रहे हैं, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो, बट क्लोनिंग वाज मेजरली यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्यों? क्योंकि उसमें जो टारगेट डीएनए ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते थे एंड प्लाज्मिड के अंदर, एंड प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को देन फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ओके, ओके, एंड फिर उसके जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स, जेनेटिक जो सॉरी इसके जो जीन है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड के बहुत सारे कॉपीज हो गए। ठीक है, तो बाय यूजिंग लाइक कुछ एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकोल के इंटरवेंशन से जो प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर बढ़ाया जाता है। ठीक है, 200 टू 400 टू 1000 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्लाज्मिड। ओके, फिर इसको प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करके, ओके, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करके देन उसमें फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद यू विल गेट योर टारगेट प्लाज्मिड। ठीक है, एम्पलीफाइड। ओके, सो ये क्या था? ये काफी टीडियस प्रोसेस था। इट टुक अराउंड 1 वीक, मिनिमम ऑफ 1 वीक फॉर कैरिंग आउट दिस होल प्रोसेस। ठीक है, मिनिमम ऑफ 1 वीक, मतलब आपको क्या करना पड़ता था? टारगेट, आपके पास टारगेट डीएनए है, यू हैव टू इंसर्ट विद इन प्लाज्मिड, मतलब आप लाइगेशन रिएक्शन कर रहे हैं एंड फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन फिर यू आर गोइंग फॉर amplification of plasmid, then you are extracting plasmid, then you are going for restriction endonuclease, जिधर से आपके टारगेट डीएनए कट होके मिल जाते हैं, एंड देन यू आर गोइंग फॉर प्यूरिफिकेशन। तो ये क्या था? इट वाज अ मल्टी स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, और हर एक स्टेप इज काइंड ऑफ प्रोसीजर, मतलब एक लेंथी प्रोसीजर। तो इट टुक मिनिमम ऑफ 1 वीक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए। ठीक है, तो जो कैरी म्यूलिस था उसने काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया। पीसीआर टेक्निक वाज अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक। क्यों? क्योंकि विद इन 2 आवर्स, ध्यान से सुनो, 2 घंटे के अंदर आपको टारगेट डीएनए एम्पलीफाई करके मिलता है। ठीक है, 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स, करेक्ट। और उसका जो एम्पलीफिकेशन जो एफिशिएंसी था, दैट वाज आल्सो गुड, वेरी गुड। ठीक है, दैट्स व्हाई जो पीसीआर था, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक। यस, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो पीसीआर इज अ रिवोल्यूशनरी टेक्निक। ठीक है, उसमें भी काफी सारे मॉडिफिकेशन हुए, एंड जो फर्स्ट पीसीआर था, okay, जो फर्स्ट पीसीआर था, मैं इधर आ जाता थोड़ी देर टाइम के लिए। जो फर्स्ट पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था, नाउ यू नो कि मशीन आपने होपफुली यू हैव होपफुली यू हैव सीन दैट पीसीआर मशीन। देखा है कभी पीसीआर मशीन? ओके, पीसीआर मशीन छोटा सा ही रहता है एकदम, टेबल टॉप रहता है, एंड यू कैन हैंडल, इजीली हैंडल। उसमें जो आप रिएक्शंस करते हैं, इट इज नॉट नॉट इन टेस्ट ट्यूब्स, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब्स। उसमें आपके प्लास्टिक के एपेंडॉक्स रहते हैं, मतलब टेस्ट छोटे से ट्यूब्स रहते हैं, 1.5 सॉरी 0.6 ml के, 0.2 ml। ओके, सो इस ओके, सो बहुत कम मतलब जो इन बहुत कम रिएक्शंस होते हैं। अभी बेसिकली जो पॉलीमरेज़ जो चेन रिएक्शन का जो उसका क्या बोलते हैं मशीन था, तो जो कैरी मिलिस ने जो कैरी आउट किया था, इट वाज़ नॉट इन मशीन्स, बट इट वाज़ यूजिंग अ वाटर बाथ। ठीक है, वाटर बाथ। और वाटर बाथ में फिर उसने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स रखे, एंड देन वो ट्यूब को मैनुअली हैंडल करता था, एंड ट्यूब को फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स में वो खुद रखता था। ठीक है, एंड ये प्रोसेस 30 टाइम्स, 25 टू 30 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड एज साइकिल। ठीक है, ये जो रिपीटेशन स्टेप है वो साइकिल बोला जाता है।
ओके क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग आगे जाते हैं। मतलब ये काफ़ी आगे हम लोग को बेसिक से चालू करना है, ठीक है? ओके, सो अ, सो मैंने जैसे बताया इट वाज़ अ रिवोल्यूशनरी टेक्निक, ठीक? अभी होता क्या है, क्या-क्या कंपोनेंट्स है पीसीआर के, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन के और प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करें। सो फर्स्ट जो कंपोनेंट है पीसीआर का, दैट इज़ कॉल्ड एज़ प्राइमर, ओके? प्राइमर। प्राइमर क्यों इम्पोर्टेंट है? प्राइमर को क्या बोला जाता है? प्राइमर बेसिकली बोला जाता है, आपका अगर पीसीआर सक्सेसफुल होना है, तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्राइमर दैट विल फ्लैंक योर टारगेट डीएनए। फ्लैंकिंग क्या होता है? चलो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट डीएनए ये, ठीक है? मेरा टारगेट डीएनए इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से खत्म हो रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्राइमर्स है, मैं इसको इधर डिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये अगर डीएनए में है, तो मेरा प्राइमर इधर से स्टार्ट हो, ठीक है? ये इधर से ठीक है? एक को फॉरवर्ड प्राइमर बोला जाता है, एक को रिवर्स प्राइमर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑब्वियसली ये काम करता है, ये भी इधर से 5 प्राइम टू 3। तो जिधर भी प्राइमर रहेगा उसके ये अगर ये 5 प्राइम है, ठीक है? तो ये 3 प्राइम हो गया और तो इधर से डीएनए एम्प्लीफाई होगा, ठीक है? और ये भी 5 प्राइम है इधर और इधर 3 प्राइम है, इधर से डीएनए एम्प्लीफाई। तो मतलब क्या होता है, ये मेरा टारगेट डीएनए और दिस प्राइमर इज़ फ्लैंकिंग द टारगेट डीएनए। फ्लैंकिंग मतलब उसके बाजू में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडीगार्ड्स चलते हैं, बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं? फ्लैंक करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि वो एकदम आगे-पीछे चल मतलब अ, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं? प्राइमर्स आर फ्लैंकिंग अवर टारगेट डीएनए मतलब आजू-बाजू में, ठीक है? और जितना टारगेट डीएनए चाहिए उतना ही एम्प्लीफाई करता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम या नहीं करेंगे। ठीक, ओके, सो ये हमारा टारगेट डीएनए और इसको फ्लैंकिंग करते हुए प्राइमर, ठीक है? और क्यों बोला जाता है प्राइमर्स प्राइमर जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा तो वो टारगेट को बाइंड करता है, ठीक है? अगर प्राइमर स्पेसिफिक नहीं रहेगा तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए, ठीक है? ये डीएनए, ठीक है? और ये टारगेट डीएनए, तो हो सकता है कि प्राइमर तुम्हारा इधर बाइंड करे, अगर नॉन स्पेसिफिक रहेगा, तो क्या होगा? तुम्हारा इतना ही पोर्शन एम्प्लीफाई, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दिस होल पोर्शन, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ये क्रोमोसोम में कहीं दूसरी जगह बाइंड करे, ठीक है? और तुम्हारा टारगेट कहीं इधर बैठा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत डीएनए एम्प्लीफाई होके मिल जाएगा। तो क्या होगा दैट्स व्हाई सक्सेस ऑफ पीसीआर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स क्वालिटी ऑफ प्राइमर। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा प्राइमर्स, उतना अच्छा, ठीक है? उतना आपको रिज़ल्ट्स बढ़िया मिलेगा, ठीक है? तो एक कंपोनेंट की बात हो गई प्राइमर। तो प्राइमर होता क्या है? इट इज़ नथिंग लाइक नथिंग बट टाइप ऑफ डीएनए प्रोब, ठीक है? डीएनए को बाइंड कर रहा है, डीएनए प्रोब भी हो गया, ठीक है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब छोटा-सा प्रोब रहता है। इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड्स, ओके? एंड ये काफ़ी स्पेसिफिक है, हाइली स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली आपका पीसीआर सक्सेसफुल नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पूछो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप। यस, गौरी ने पहले बोल दिया। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग या टाइप यस। अगर किसी को भी रिपीट चाहिए, किसी को भी कुछ पूछना है एनी 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 स्टेज प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट, ओके? आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, प्लीज डू आस्क, ओके? ओके, सो प्राइमर्स आर नथिंग बट डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? और ये 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग रहते हैं, ठीक है? लेंथ ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, कम भी नहीं रखेंगे। ज़्यादा क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जो डीएनए और प्रोब है और वो टारगेट को बाइंड करेगा, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है? एंड हम लोग को खत्म करना है विदिन 2 टू 3 आवर्स, ठीक है?
तो ये 15 टू 25 को हम लोग आइडियल रेंज मानते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएँगे तो फिर टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, बाइंड होने के लिए टाइम लेगा तो फिर वो अ, ओवरऑल रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं 15 से नीचे लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, लो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी, लो स्पेसिफिसिटी, लो स्पेसिफिसिटी, ओके। सो हम लोग 15 या उससे ज़्यादा लेते हैं एंड 25 या उससे कम लेते हैं, ठीक। तो ये आइडियल रेंज है। अगर मैं प्राइम तो एक अलग से प्राइमर डिज़ाइनिंग का पूरा एक अलग चैप्टर रहता है, ओके। सो आई थिंक जर्नल में शायद रहेगा। यस, एक मिनट, ओके, जर्नल में है थोड़ा बहुत, ठीक। तो अगर इफ हाँ, जर्नल देख रहे हैं। तो ये इधर देखो, प्राइमर इज़ कॉम्प्लीमेंटरी टू द सीक्वेंस व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब मेरा टारगेट डीएनए को बाइंड करना चाहिए, ठीक है? उसको कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है? पीसीआर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। तो ये जो हम लोग जैसे मैंने बताया था कि हम मुझे फॉर एग्जांपल क्लोनिंग करना पड़ता है हमारे टारगेट डीएनए, बट उससे भी अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊँ, मैं बोल सकता हूँ उसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे डी जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो तो पीसीआर में मिनिमम 2 आपको प्राइमर्स चाहिए रहता है। इधर 17 टू 30 दे रखा है, डिपेंड करता है, 15 टू 25 भी चलता है। ओके, एंड स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिसिटी इट शुड बी हाइली स्पेसिफिक। ओके, हम लोग जब प्राइमर डिजाइनिंग करते हैं तो प्राइमर डिजाइनिंग का अलग से यू कैन गो फॉर प्राइमर डिजाइनिंग, एनसीबीआई के उसमें जा सकते हैं। एंड प्राइमर डिजाइनिंग का अलग से एक टैब रहता है, मतलब प्राइमर्स कैसे ब्लास्ट करने रहते हैं, उसका एक टैब है। ओके, इसमें ये भी दे रखा है, देखो प्राइमर्स के आइडियल कंडीशंस क्या होना चाहिए, 70 इधर 17 टू 30 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ लिखा है। जीसी कंपोनेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जीसी कंपोनेंट शुड बी 50% इज आइडियल। जीसी कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, क्या हो गया जीसी कंपोनेंट, सीक्वेंस की बात हो रही है इधर। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जी ए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका जी इज अ pyrimidine, ये भी pyrimidine हो गया, ये भी pyrimidine हो गया, ये भी pyrimidine हो गया, ये एक, ठीक है। प्यूरिन कितना है, 1 2, सॉरी, एडेनाइन एंड 1, ओके। ये हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया, राइट, ये भी हो गया। ओके, सो ये तुम्हारे प्यूरिन्स हो गए, तो 3 और ये 2 5 हो गए, ओके। तो एक और कर देता हूँ, ओके। सो ये हो गया, ये भी 5 हो गए, राइट, ये भी 5 हो गए। तो ये क्या हो गया, 5 प्यूरिन, 5 पिरामिड है, मतलब 1:1 का रेशियो है, तो मतलब क्या हो गया, 50% प्यूरिन है, 50% तुम्हारा पिरामिड है, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हम लोग गिनेंगे, जो डबल स्टैंडर्ड ही है, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री में भी 50% ही रहेगा, ओके। तो 50% प्यूरिन, 50% पिरामिड, दैट दिस इज आइडियल, आइडियल क्या बोलते हैं, प्राइमर। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आइडियली चुनो, अगर आपको स्पेसिफिक लग रहा है, प्राइमर्स आर वेरी स्पेसिफिक, तो आप वो ले सकते हैं, ओके। उसको चूज कर सकते हो एज अ प्राइमर, ओके। सो इसमें क्या बोला, अ प्राइमर विद लो जीसी कंटेंट, इट इज डिजायरेबल टू चूज अ लॉन्ग प्राइमर सो एज टू अवॉइड लो मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर मुझे लो मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए तो मैं हाई कंटेंट ऑफ 80 बोल सकता हूँ, उसमें हाई कंटेंट ऑफ 80 चाहिए एंड लो कंटेंट ऑफ जीसी चाहिए, ओके। सो ये सबको पता है कि अगर मैं 80 की बात कर रहा हूँ तो 80 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं एंड जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो किसको तोड़ना आसान रहेगा, 80 या जीसी? यस स्टूडेंट्स, किसको तोड़ना आसान रहेगा, 80 को तोड़ना आसान रहेगा बाय टेम्परेचर, और जीसी को तोड़ना आसान? यस, मैं इधर ए बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 को तोड़ना आसान रहेगा,
if AT bond can be broken down easily, or GC? Yes. AT. पक्का? क्यों? Reason? Reason is simple. 2 hydrogen bonds in AT and 3 hydrogen bonds in GC. So basically 50% more hydrogen bond, मतलब 50% ज्यादा. तो GC में कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट, एंड AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अगर मैं मैथमेटिकल बोलूँ कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर देन इज लेस देन 3 हाइड्रोजन, ठीक है. तो इसमें क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी GC, ठीक है. अगर मेरा जो टारगेट है उसमें 80 कंटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं 80 ही लूंगा, ठीक है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे. ओके, सो इधर आ जाते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें जो इधर कवर नहीं किया गया, आई विल कवर इन अनदर टाइम, ठीक है. प्राइमरी डिजाइनिंग का अलग से एक चैप्टर रहता है, चैप्टर एज इन 30 मिनट्स का अलग से चैप्टर. ओके, इसमें सीक्वेंसेस ऑफ विद लॉन्ग रन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड शुड बी अवॉइडेड. मतलब सिंगल रन्स नहीं होने चाहिए. व्हाट इज सिंगल रन्स? अभी अगर इधर वापस आ जाता हूँ मैं, सो सिंगल रन्स क्या हो गया? जी 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 जी, ये क्या हो गया? सिंगल रन्स हो. तो ये अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है. तो क्या हो सकता है? एक स्किप हो सकता है, ठीक है. तो आपका ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है. ओके, बहुत सारी चीजें ये अवॉइड करना चाहिए. फिर प्राइमर्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, अनडिजायरेबल. तो व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? ओके, तो फॉर एग्जांपल वापस आ जाते हैं. ओके, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जी रिपीटेड है, ठीक है. अभी अगर इसके ही प्राइमर्स में इधर ए, चलो ए बी सी डी सी सी सी, क्या हो गए? इधर रिपीट्स हो गए सी, और इधर क्या जी के रिपीट्स है. तो ये क्या है? ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं, राइट. बाइंड जब तक डीएनए को बाइंड नहीं करेंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेंगे. अब ये देखो, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सी, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है आपको? ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा. एंड डू यू रिक्वायर दिस? नो, एब्सोल्युटली नो, ठीक है. तो इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल पेयरिंग बोला जाता है. इंटरनल पेयरिंग में क्या होता है? आपके जो सीक्वेंस है वो खुद ही पेयर कर देंगे. इट विल नॉट बाइंड एबल टू बाइंड टू टारगेट इन, ठीक. सो बेसिकली इधर इंटरनल पेयरिंग हो जा रहा है. तो यू वाइल प्राइमर डिजाइनिंग यू हैव टू आल्सो सी, बहुत सारे पैरामीटर्स है उसको देखने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल बेस पे, ठीक है. होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बता दो. कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो. यस, फोरम इज ओपन. जस्ट खाली दो लोगों को समझ. ओके, तो ठीक है. तो ये क्या हो गया? इंटरनल बेस पेयरिंग हो, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. वाइल प्राइमर, पहले आपको जब प्राइमर डिजाइन कर रहे हो आप ऑन कंप्यूटर कर रहे हो, एज इन मतलब आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, आपको टेस्ट रन करने पड़ेंगे, सिमुलेशन रन करने पड़ेंगे, तब जाके आप प्राइमर डिजाइन करो. मतलब ये होता है प्राइमर डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ये होता है, ठीक है. एक चीज और है जो आई थिंक इसमें मेंशन नहीं किया. आपने इधर देखा कि इंटरनल बेस पेयरिंग हो रहा है, ठीक है. बट जब आप डालते हो रिएक्शन में, एज अ रिएक्शन डालते हो, तो उसमें एक तो फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है, ठीक है. जैसे मैंने बताया था पहले, फॉरवर्ड प्राइमर एक हाँ, चलो इधर आ जाता है. तो फॉरवर्ड प्राइमर कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट ये है, तो इधर एक फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा और एक रिवर्स प्राइमर हो जाएगा इधर, जो इसको बाइंड करे, ठीक है, टारगेट टारगेट को बाइंड करे. और ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली, ठीक है. ओके, सो इधर क्या होगा? मेरा फॉरवर्ड प्राइमर शुड बी शुड अटैच टू दिस, ठीक है, ठीक है.
एंड मेरा रिवर्स प्राइमर शुड अटैच टू दिस। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे फॉरवर्ड प्राइमर में भी अगर ऐसा जी नहीं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है, ठीक, और ये इसको बाइंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये ए टी सी, तो क्या होगा, ये रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर में बेस पेयरिंग हो जाएगा। एंड डू यू रिक्वायर दिस बेस पेयरिंग? नो। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली इधर इधर फॉर्म कर देते हैं, व्हाट इज फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्राइमर टाइमर। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, ये दोनों एक्चुअली बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ये एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रीजन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में बाइंड कर लेंगे, इट विल नॉट बाइंड टू टारगेट। तो इसको बोलते हैं प्राइमर टाइम। एंड दिस इज वेरी 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 न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस का काम करता है, प्राइमर टाइमर आता है काफी काफी टाइम में। ओके, सो प्राइमर टाइमर्स को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू बेसिकली सिट ऑन प्राइमर डिजाइनिंग पर। आपको प्राइमर डिजाइनिंग अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वापस बैठना पड़ेगा, वेस्टिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू डिजाइन प्राइमर सच दैट कि आपको वापस बैठना ना पड़े और एक बार में आपका काम हो जाए। ठीक है, तो ये होता है प्राइमर टाइमर। ओके, ये सो प्राइमर से रिलेटेड टॉपिक्स आ गया। ओके, चलो जाना, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। ओके, सो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड। अभी हम लोग आते हैं, प्राइमर हो गया एक मेन कंपोनेंट हो गया पीसीआर का। फिर नेक्स्ट हो गया आपका टारगेट डीएनए। ओके, तो व्हाट इज टारगेट डीएनए? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंसुलिन का डीएनए एम्पलीफाई करना है, ठीक है, फॉर माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से मिलेगा मुझे? यस स्टूडेंट्स, मुझे बैक्टीरिया से मिलेगा, एल्गे से मिलेगा क्या? एल्गे में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स में मिलता है इंसुलिन, मिलेगा? यस, कोई बता देगा? प्लांट्स में मिलेगा इंसुलिन, किधर मिलेगा इंसुलिन? ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट, राइट, और उसमें भी पैनक्रियास में आपको मिलेगा। पैनक्रियास के सेल में बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस, अगर आपने सुना रहेगा 12th 11th 12th में पढ़ा है। ठीक, राइट, तो सो वी हैव टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम देयर। ठीक है, वो हमारा टारगेट डीएनए है। बैक्टीरिया में मिलता है इंसुलिन? नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स में नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू आइसोलेट पर्टिकुलर डीएनए जिसमें डीएनए में होना चाहिए हमारा टारगेट। ओके, मेरा टारगेट जो रीजन है वो होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, इंसुलिन का एग्जांपल हो सकता है, बट मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किस में मिलेगा मुझे? बैक्टीरिया में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन नहीं मिलेगा। ठीक, मुझे किधर मिलेगा? ह्यूमन में मिलेगा, राइट। तो मेरा टारगेट डीएनए शुड बी ऐसा कि मैं अगर मैं बैक्टीरिया से निकाल रहा हूँ डीएनए और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए, नहीं होगा, राइट। तो मुझे परफेक्ट टारगेट डीएनए चाहिए, नहीं तो और जिधर से मेरा जो मेरा सिलेक्टेड रीजन है वो एम्पलीफाई होना चाहिए। सो प्राइमर इज डन, टारगेट डीएनए इज डन। ठीक है, आगे के आपको क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से आप डीएनए जनरेट कर रहे हो, डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हो, तो आपको, और वो भी कर रहे हो किधर? ये पीसीआर रिएक्शन हो रहा है इन विट्रो। तो व्हाट इज इन विट्रो? इन टेस्ट ट्यूब, राइट, नॉट इनसाइड द सेल, राइट। इन विट्रो कैरी आउट कर रहे हो, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, दिस इज अ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये टारगेट डीएनए, इधर आपका आपने पीसीआर डाल ये सॉरी प्राइमर डाला, इधर आ गया। ओके, आपने एक चीज और डाली, इधर मैं इधर दे देता हूँ पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम भी डाला, बट आपने न्यूक्लियोटाइड डालना भूल गए, ऑब्वियसली ये डीएनए जनरेट ही नहीं होगा जब तक न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल नहीं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या काम कर रहा है? इट इज अ बिल्डिंग बेस। ठीक है, जैसे आप घर बना रहे हो और आप बोलो कि मैं ब्रिक्स यूटिलाइज नहीं करूँ। ओके,
तो क्या वो विदाउट ब्रिक्स आपका घर बनेगा? नहीं बने, ठीक है। आपको ब्रिक्स चाहिए रहे, ये चाहे आप नॉर्मल ब्रिक्स लो या सीमेंट का ब्रिक्स लो, ऐसा, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर टाइप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। और ब्रिक्स को कौन पॉलीमराइज कर रहा है? पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, ब्रिक्स जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है उसको पॉलीमराइज करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट डीएनए और आरएनए, ठीक है, फुल फॉर्म डीएनए और ओके। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स कौन सा यूज करोगे डीएनए के लिए? ए टी जी सी। यू यूज करोगे? नहीं यूज करोगे ऑब्वियसली, हम लोग आरएनए जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो एटीजीसी है उसको नॉर्मली ऐसे रख सकते हैं, या अगर स्पेशल केस है तो उसको फ्लोरेसेंस दे सकते हैं। ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड को अलग फ्लोरेसेंस दिया जा सकता है, बट इट इज नॉट केस फॉर नॉर्मल पीसीआर। पीसीआर नॉर्मल पीसीआर के लिए फ्लोरेसेंट डाइज की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, उसमें आप ये इसको आप ये अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग मेन इसमें फोकस करते हैं, ओके। सो पॉलीमरेज, ओके, पॉलीमरेज इज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट चीज है पॉलीमरेज है, और ये एंजाइम, ठीक है। सबको पता है डीएनए पॉलीमरेज करते हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये टारगेट डीएनए इक्वल है, तो मैं ये इक्वल ऐसे पॉलीमरेज नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि इधर जो टेम्परेचर है, आगे जब मैं प्रिंसिपल बताने वाला हूँ डिटेल में, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, एंड एट हायर टेम्परेचर जो इक्वल का पॉलीमरेज है इट विल नॉट फॉर्म, ठीक है। So temperature in this reaction can go as high as 94 to 95 degrees, ठीक है, for 10 minutes। इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी प्रोटीन आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, मतलब डिग्रेड हो जाएगा, सारे के सारे डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कौन से ऐसे इंजाइम चाहिए, ऐसे कौन से पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर में टॉलरेट कर सकते? सो इन एस वाई सेकेंड ईयर में आपने एक पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है, याद है क्या एक्सट्रीमोफाइल्स? तो व्हाट इज एक्सट्रीमोफाइल्स? एक्सट्रीम कंडीशंस को आराम से टॉलरेट कर पाते हैं, ओके। सो एक्सट्रीमोफाइल्स में आ जाता है हेलो, नहीं हेलो नहीं, सॉरी, हेलो इज सॉल्ट, ठीक है। थर्मो, थर्मोफाइल्स, थर्मो, थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स क्या होता है? एयर हाई टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाई टेम्परेचर में आराम से रहते हैं। फिर आते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स, ठीक है। हाइपर थर्मोफाइल्स जो कि 80 डिग्रीज प्लस में आराम से रहते हैं, ठीक है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म 130 डिग्रीज पे आराम से रहता है, ठीक है। दीज आर हाइपर थर्मोफाइल्स, वो टेम्परेचर लविंग, ठीक है, ये टेम्परेचर में आराम से रहते हैं। तो मतलब क्या, इनका जो ये इधर जो पॉलीमरेज एंजाइम है इट इज फंक्शनिंग नॉर्मली एट दिस हाई टेम्परेचर, समझ रहे हैं क्या? इनके जो पॉलीमरेज है, उनके उनका जो फंक्शन है वो 80 डिग्रीज पे आराम से वर्क कर रहा है। वेरस अगर मैं इक्वलाई का डीएनए पॉलीमरेज निकालूं तो वो 60 डिग्रीज 50 to 60 डिग्रीज में वो काम करना बंद कर, ठीक है। तो ये 80 डिग्रीज एंड 130 डिग्रीज पे आराम से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सोर्स। थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ enzymes that work can work at higher temperature, ठीक है। तो इसमें से एक डीएनए पॉलीमरेज भी है। तो बहुत साइंटिस्ट ने ऐसे एंजाइम्स निकाले और इसको एक्सप्लोइट किया। तो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे आपका इधर आ गया वेंट पॉलीमरेज, ठीक है, हाई टेम्परेचर में आता है। टैक थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, उससे जो एंजाइम निकाला है वो टैक, थर्मस एक्वाटिकस, टैक एंजाइम। तो टैग पॉलीमरेज सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, बट अभी इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बिकॉज इसमें फिडेलिटी नहीं होती। व्हाट इज फिडेलिटी हम लोग आगे देखते हैं। तो वेंट पॉलीमरेज हो गया एंड टैग पॉलीमरेज हो गया, ये दो एंजाइम के नाम हो गए, ठीक है। फिर आते हैं गोल्ड पॉलीमरेज जिनकी हाई फिडेलिटी है, और गोल्ड पॉलीमरेज इज यूज फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है। आपको जब भी डीएनए सीक्वेंस करना है, आप गोल्ड पॉलीमरेज यूज करो, थोड़ा महंगा है,
but it works fine. Okay, gold polymerase. तो उसमें क्या फिडेलिटी इज इट इज हाई फिडेलिटी है ज्यादातर ये, और जो गोल्ड पॉलीमरेज है पायरोकोकस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पायरोकोकस इज नथिंग बट ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, सो इधर आ जाता है पायरोकोकस। ओके ओके, डोंट लुक एट टाइम। जो शिंदे सर ने मुझे एक्सटेंशन दिए, शिंदे सर इज बिट बिजी विद नैक वो डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो आई हैव गॉट एक्सटेंशन, तो मैं 9:30 तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। Okay. तो नेक्स्ट थिंग इज या पायरोकोकस। तो पायरोकोकस हाई टेम्परेचर, तो इसका जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो काफी अच्छा हाई क्वालिटी का रहता है एंड हाई फिडेलिटी। ओके, सो वी यूज जनरली टैक नॉर्मली, एंड टैक में फिडेलिटी नहीं देते। व्हाट इज फिडेलिटी? फिडेलिटी आपको हम लोगों ने पढ़ा है। सो जब जब भी डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज करता है, सो देर इज अ एरर। ठीक है, 1 in 1000 वो गलत न्यूक्लियोटाइड डाल दो। ठीक है, दिस इज इनफिडेलिटी। ठीक है, ठीक है, ये वन न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या एरर इंट्रोड्यूस कर। तो जो टैग पॉलीमरेज है वो एरर इंट्रोड्यूस कर देता है बट उसको रेक्टिफाई नहीं करता, दैट इज इनफिडेलिटी। ओके, बट जो पायरोकोकस का जो पायरोकोकस हो गया या गोल्ड पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, तो ये हाई फिडेलिटी पे काम करता है। मतलब अगर इफ इट इंसर्ट्स रॉन्ग डीएनए, इट कैन रेक्टिफाई इट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सीक्वेंसिंग के लिए गोल्ड पॉलीमरेज ज्यादातर अच्छा क्वालिटी का यूज किया। ओके, सो होपफुली ये पार्ट समझा। आपको नहीं समझा रहेगा तो आप बता दो, इसको रिपीट चाहिए तो बता दो। Yes. हम्म, ओके, सो किधर से हम लोग इधर? ठीक है, अभी आपको मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या चीज की है। तो इधर आ गया प्राइमर हो गया, टारगेट डीएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, पॉलीमरेज हो गए, तो बफर भी हो गया। बफर क्यों चाहिए? ऑब्वियसली यू आर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स, आपके डीएनए स्टेबल होना चाहिए। अगर डीएनए स्टेबल नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, तो बफर यूज किया। ठीक है, तो बफर एक पर्टिकुलर पीएच में होता है। ठीक है, सो इसको मेंटेन किया जाता है, बफर मेंटेन्स पीएच। ठीक है, ताकि आपके जो रिएक्शंस हो, आपके डीएनए एम्प्लीफिकेशन हो काफी स्मूथली हो। ठीक है, फिर इसमें एक चीज होते है, बफर में एक एडिशनल चीज डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज MgCl2। ओके, MgCl2 डाला जाता है। MgCl2 क्या होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब रिएक्शंस होते हैं, बफर होता है, बफर इज मेड इन वाटर। ऐसा कुछ वाटर नहीं, वी आर यूजिंग डीआयोनाइज्ड डबल डिस्टिल्ड वाटर। डीआयोनाइज्ड वाटर लेते हैं, मतलब उसमें कोई भी आयंस नहीं। ठीक है, कोई भी आयंस नहीं रहते, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम, आयरन। तो ये क्या होता है, जो आयंस होते हैं, इट इंटरफियर्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में ये इंटरफेरेंस कॉज करता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज डीआयोनाइज्ड। कोई कोई जगह डबल डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, मतलब 2 बार वाटर को डिस्टिल चैम्बर से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको डबल डिस्टिल वाटर बोले, और फिर उसको स्टरलाइज किया। ओके, ये डीएनएस वाटर को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या, इट इज विदाउट एनी आयंस, एंड ऑब्वियसली जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। तो इसमें क्या होता है, बफर के साथ मैग्नीशियम डाला जाता है एडिशनली, ताकि आपका पॉलीमरेज शुड वर्क इफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आपका टारगेट डीएनए भी हो गया, and, आपको फिर आपके ये पूरा कैरी आउट करने के लिए मशीन चाहिए। ठीक है, सो मशीन इज नथिंग बट पीसीआर मशीन।
पीसीआर मशीन को हम लोग इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलते हैं, इट वर्क्स ऑन नॉट ऑन कॉइल्स। कॉइल में क्या होता है, कॉइल गर्म होता है बट कॉइल ठंडा होता है कि इतना स्पीड में। तो जो मशीन रहता है इट वर्क्स एट लाइक 2 डिग्रीज पर सेकेंड, 2 डिग्रीज पर सेकेंड एम्पलीफायर पर सेकेंड से टेम्परेचर राइज होता है, इतना स्पीड में काम करता है मशीन। एंड 1 डिग्रीज पर सेकेंड से कूल डाउन भी होता है। ठीक है, 2 डिग्री से टेम्परेचर राइज होता है एंड 1 डिग्री से कूल डाउन। ठीक है, सो आप बोलोगे इसमें कॉइल्स है, नहीं इसमें कॉइल्स नहीं है, इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल का नाम है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट, इसके बारे में आपको अगर ज्यादा जानना है तो यू कैन सर्च एंड रीड ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, दीज आर नॉट कॉइल्स बट इसमें माइक्रोचिप कंट्रोल रहता है पूरा का। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो टेम्परेचर राइज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग आते हैं एक्चुअल प्रिंसिपल पे। तो हम लोगों ने कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब वी आर ऑन प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड पीसीआर? ओके, तो हम लोग ने सब चीज बात कर ली बट प्रिंसिपल नहीं पता है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आएंगे। सो प्रिंसिपल इज दिस कि वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट टेम्परेचर। ध्यान से सुनो, वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट टेम्परेचर। प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर इज वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? 3 डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक लिमिटेड है। 3 डिफरेंट टेम्परेचर क्या हो गया? जैसे मैं बोल सकता हूँ इधर 94 डिग्रीज, इधर हो गया 55 डिग्रीज, और इधर हो गया 72। ठीक है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर, उसको मैं एनालॉग में भी बता सकता हूँ। 94, उसको मशीन में जब भी आप मशीन ऑपरेट करोगे तो ये आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, हाँ, ओके, है। तो ये 90, इट रिप्रेजेंट्स 95 डिग्रीज, उधर लिखा भी रहेगा। ये 55 डिग्रीज, करीबन करीबन मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रहा हूँ एक स्पेसिफिक रीजन के, और ये 72। ठीक है, ओके, एंड ये ऐसा रिप्रेजेंट किया था पीसीआर के टाइम। और फिर इधर 95 डिग्रीज रहता है, ये 72 डिग्रीज एक्सटेंडेड, और फिर इसको 4 डिग्रीज इंडिकेट। ओके, सो ये क्यों होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो 94 डिग्रीज में क्या होता है? डीनेचरेशन। दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीनेचरेशन। ठीक है, स्टेप का नाम है डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन क्या होता है? डीनेचरेशन ऑफ डीएनए की बात हो रही है। तो जो डबल स्टैंडर्ड तुम्हारा टारगेट डीएनए, वो क्या हो जाता है? डीनेचर होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो 94 डिग्रीज पे कितना भी बड़ा डीएनए होने दो, वो डीनेचर हो जाता है या मेल्ट हो जाता है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। अभी क्यों चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म? ऑब्वियसली आपको सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए ताकि आप जो डीएनए है उसको एम्पलीफाई कर सको, इधर आपके इसके कॉपीज जनरेट हो सके। ओके, सो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपके प्राइमर्स इधर बाइंड हो। ठीक है, आपके प्राइमर्स अगर बाइंड नहीं होंगे और ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, वो एम्पलीफाई नहीं होगा। तो इधर आपका इधर प्राइमर्स अटैच करने के लिए आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये स्टेप को बोला जाता है डीएनए डीनेचरेशन या डीएनए बिल्डिंग। और 94 डिग्रीज में जितना भी बड़ा डीएनए होने दो, वो पूरा का पूरा डीनेचर हो जाता है। ठीक है, ओके, सो ये 94 डिग्रीज पे हम लोग रखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 95 डिग्री, 94 to 95 डिग्रीज पे हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट्स के लगाते हैं। 10 मिनट्स में क्या होता है, आपका जो जो भी सारे सिस्टम, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर हो जाता है,
ठीक है, पूरा मेल्ट हो जाता है। एंड जो भी आपका हॉट स्टार्ट मेथड बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो कंपोनेंट्स है, जैसे आपके पॉलीमरेज है, वो भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ओके, फिर आप लेके आते हो टेम्परेचर, यू ब्रिंग टेम्परेचर डाउन टू, फिर आपने 95 डिग्रीज इधर फॉर एग्जांपल 1 मिनट रखा है एडिशनल। ये साइकिल होता है, दिस इज साइकिल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइकिल। ये जो बॉक्स बना है, ये साइकिल का काम। ठीक है, ये वन टाइम इवेंट है, 94 फॉर 10 मिनट्स, और इधर 72 फॉर 10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स। ये भी एक वन टाइम इवेंट है, मतलब ये वन टाइम ही होगा, एक भी बार। ठीक है, बट जो 95 फॉर 1 मिनट, 55 फॉर 1 मिनट एंड 72 फॉर 1 मिनट, दिस विल रिमेन इन साइकिल। साइकिल कितना, 25 to 35 टाइम्स ये चले। ठीक है, तो कैसे साइकिल चलेगा वो और क्यों चलेगा, उससे पहले हम लोग 50 ये देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या। सेकेंड प्रिंसिपल इज, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रीनेचरेशन होता है। पहले हम लोग ने डीनेचरेशन देखा था, फिर रीनेचरेशन या री एनिलिंग भी बोल सकते हैं, री एनिलिंग। ठीक है, री एनिलिंग, रीनेचरेशन या री री एनिलिंग। तो व्हाट इज री एनिलिंग या एनिलिंग? इसमें क्या होता है, आपने डीएनए को डीनेचर किया। ठीक है, अभी आप क्या करना चाहते हो, इधर आपको आपको चाहिए इधर पूरा सिंगल स्टैंडर्ड पेरेंटल स्टैंड है, आपको इसमें डॉटर स्टैंड जनरेट करना, राइट? डॉटर स्टैंड जनरेट करना इधर। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी, और प्राइमर्स आपके बाइंड करने चाहिए। ठीक है, तो प्राइमर बाइंडिंग के लिए आपको टेम्परेचर को इतना लो लेके आना पड़ेगा कि आपका स्पेसिफिक प्राइमर स्पेसिफिक साइट पे ही जाके बाइंड करे। ठीक है, तो प्राइमर बाइंडिंग को बोला जाता है री एनेलिंग स्टेप। प्राइमर बाइंडिंग को टू टारगेट डीएनए इज कॉल्ड एज री एनेलिंग स्टेप। ठीक है, तो री एनेलिंग में क्या होता है, आपको टेम्परेचर इतना लो लेके आना है कि आपका स्पेसिफिक प्राइमर स्पेसिफिक साइट को ही जाके बाइंड करे। अगर आप टेम्परेचर और लो लेके आ जाएंगे तो फिर वो प्राइमर नॉन स्पेसिफिक साइट में जाके बाइंड करेगा, मतलब इधर है प्राइमर तो इधर भी जाके बाइंड कर सकता है, या कहीं दूसरे डीएनए में जाके बाइंड कर सकता है। ठीक है, यू डोंट रिक्वायर दैट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आप टेम्परेचर 55 डिग्रीज पे लेके आ सकते हो। 55 डिग्रीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ज्यादातर केसेस में 55 होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन प्राइमर डिजाइनिंग। अभी ये इधर आ जाता है वापस प्राइमर डिजाइनिंग, और इसमें आता है फॉर्मूला टी ए का। तो टी ए क्या है, एनेलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में आपका जो प्राइमर है वो टारगेट डीएनए को बाइंड करे, तो इट इज कॉल्ड एज टी ए, एनेलिंग टेम्परेचर, एनेलिंग टेम्परेचर, एनेलिंग टेम्परेचर। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, और ये है Tm-5 डिग्री। ठीक, तो आप बोलोगे कि 5 डिग्रीज तो समझा, बट टीएम क्या है? तो टीएम इज नथिंग बट दिस मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इसका भी एक फॉर्मूला है मेल्टिंग टेम्परेचर का, 4E+C। ठीक है, +2A+T। अब ये क्या है, A+T आपको कुछ समझा? ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे मैंने बताया था। ओके, होपफुली सबको समझ में आ रहा है, किसी को बाउंसर जा रहा है तो बता दो। समझ रहे? ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, जब आप प्राइमर डिजाइन करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था 50% आइडियल कंडीशन में क्या होता है, 50% आपका जी होना चाहिए, जीसी होना चाहिए, 50% एटी होना चाहिए। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है प्राइमर आपका, उसमें 50% G+C एंड 50% A+T, मतलब क्या हो गया, G+C कितना, 50%,
मतलब ये आपके 50 हो गया, मतलब आपके 50% ऑफ 10 20 कितना हो गया, 10 हो गया। एंड आपके ए एंड टी कितना हो गया, 50 ये 10। ठीक है, तो इधर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 प्लस 2 इंटू 10 20। आपका फॉर्मूला क्या, ये क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो आपके। जी प्लस सी कितने, 40 हो गए। ए प्लस टी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, 50% जी प्लस सी है एंड 50% आपका ए, 20 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो 20 में से 10 जी प्लस सी है, 10 ए प्लस टी है। तो मैंने इसको फॉर्मूला निकाल के इधर 60 निकाला। 60 क्या है तुम्हारा, टीएम है, मेल्टिंग टेम्परेचर। मतलब आपका जो प्राइमर है वो 60 डिग्रीज पे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, बट मैं अगर टेम्परेचर -5 लेके आ जाता हूँ, 60 डिग्रीज -5, 5 डिग्रीज भी मैं कम कर देता हूँ टेम्परेचर से, ये क्या हो जाएगा, एनिलिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में आपका जो प्राइमर है इट विल बाइंड टू योर टारगेट डीएनए एंड विद हाई प्रिसिशन एंड हाई स्पेसिफिसिटी। तो ये 55 डिग्रीज पे मैंने 60 माइनस, इधर से 60 निकला था, उसमें 5 डिग्रीज माइनस कर दिया, फॉर्मूला निकाला टीए का, एंड उसमें मैंने 5 डिग्रीज माइनस कर दिया तो मेरे को 55 डिग्रीज में। ठीक है, तो ये आइडियल बोल सकते हैं, आइडियल टेम्परेचर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। अब इसमें फर्क भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला जो मेरा प्राइमर है इट कंसिस्ट ऑफ 70% जी प्लस सी एंड उसमें आपका 30% आपका ऑब्वियसली ए एन टी रहेगी। ठीक है, और उसमें आपका न्यूक्लियोटाइड है 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से कि आपका जो जी प्लस सी है वो 14 है। ठीक है, 14 जी प्लस सी, 4 इंटू 14 प्लस आपका क्या हो गया, 2 इंटू 6 बचा, 6 ए एन टी। ठीक है, फॉर्मूला निकालो, 4 4 जा 16, 1 56, 60 12, आंसर क्या आ गया, 8 6 68 हो गया। ठीक है, हो गया, मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अभी मैं इसमें से 5 डिग्रीज माइनस कर दूंगा तो मेरे को एनालिंग टेम्परेचर मिल जाएगा विच इज 63। ठीक है, सो आपका जो आप जो प्राइमर डिजाइन कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्राइमर कब जाके बाइंड करेगा। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टीएम और टीए। ठीक है, एनीलिंग टेम्परेचर एंड मेल्टिंग टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको समझा, होपफुली आपको समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो आप बता दो, बहुत सारे गया तो आई कैन रिपीट। यस। ओके ओके, सो हम लोग आ जाते हैं इधर, किधर आ गए, इधर आ गए हम लोग वापस। ओके, सो इधर हम लोगों ने बात किया डीनेचरेशन, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, रीएनेलिंग जिसमें आपका प्राइमर जाके बाइंड हो रहा है, एंड तीसरा जो है इज नथिंग बट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर 72 डिग्रीज इज वेरी मच आइडियल और ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर अभी ये प्राइमर बाइंड हो गया। अब प्राइमर बाइंड होने के बाद आगे क्या होना चाहिए स्टेप, इधर डॉटर स्ट्रैंड जनरेट होने चाहिए। तो डॉटर स्ट्रैंड जनरेट करने के लिए इधर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, राइट, एंड इट विल एक्सटेंड, है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, सिंपल। तो आपका इधर जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड जनरेट करने के लिए ये स्टेप को बोला जाता है एक्सटेंशन स्टेप। ठीक है, तो इधर जो आपका डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होते हैं एंड इट इज वेरी मच ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे। इट विल वर्क ऑल्सो इन 55 डिग्रीज। ठीक है, बट 72 डिग्रीज में हाई एफिशिएंसी से काम। ठीक है, तो आपका जो
डीएनए पॉलीमरेज है, इट विल एक्सटेंड दिस प्राइमर। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डीएनए को एम्पलीफाई करने के काम। ओके, मतलब आपका डॉटर स्ट्रैंड जनरेट। यस, समझ रहे हो ऊपर से आ रहा है। तो एक्सटेंशन स्टेप में क्या हो रहा है, प्राइमर इज एक्सटेंडेड, ठीक है, बाय डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है और वो प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब उसके डॉटर स्ट्रैंड जनरेट कर रहे हैं। टेम्पलेट, ये टेम्पलेट अगर मैं बोलता हूँ टारगेट डीएनए को टेम्पलेट बोलता हूँ, तो इसके डॉटर स्ट्रैंड जनरेट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेट। ओके, तो अगर मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो ये इधर आ गया मैं इधर। तो हम लोग ने डीनेचरेशन, रीएनेलिंग एंड एक्सटेंशन, ये 3 टेम्परेचर देखे। तो अगर मैं इधर इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखूं, तो दिस इज नथिंग बट, ये एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर लेकर ये 94 95 डिग्रीज हो गया। ये 10 मिनट्स के लगे, जितने जितने डीएनए रहते हैं 10 मिनट्स में सब सेपरेट हो जाए। और फिर ये साइकिल में डाल दिया मैंने 95 डिग्रीज फॉर 1 मिनट, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अलग हो जाएगा। 55 डिग्रीज में रीएनीलिंग होता है, जिसमें प्राइमर जाके बाइंड करता है। एंड 72 डिग्रीज में क्या होता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है। ठीक है, ओके। अभी ये प्रोसेस में, जैसे मैंने बताया, ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, 95 डिग्रीज, 55 डिग्रीज, 72 डिग्रीज। अभी ये वापस 95 डिग्रीज पे जाएगा, फिर 55 डिग्रीज पे जाएगा, फिर 72 डिग्री, फिर वापस 95 डिग्रीज, 55, 72, ऐसे ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रही। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने खाली अभी एक साइकिल बताया, ठीक है इधर। तो अभी अगर मैं इसको बोलूँ ये अभी ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ, तो आपको वन डीएनए के आपको 2 डीएनए मिले। ठीक है, 2 raised to n, मतलब वन साइकिल में आपको 2 डीएनए मिल जाता। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू साइकिल, कितना नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, ओके। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा आपका, इधर आपके ये एक डीएनए रहेगा ये वाला, फिर आपका डॉटर स्ट्रैंड रहेगा जो अभी टेम्पलेट का काम करेगा, फिर दूसरा डॉटर स्ट्रैंड रहेगा, और फिर ये वाला टेम्पलेट रहेगा जो ओरिजिनल पैरेंट। ठीक है, अभी जो 95 डिग्रीज पे फॉर 1 मिनट रखा, तो ये सारे डीनेचर होगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट। अभी क्या होगा, इधर प्राइमर आके बाइंड करेगा। ठीक है, रीनेचरेशन में प्राइमर आके बाइंड करेगा। ओके, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, इधर एक्सटेंशन स्टेप में 72 डिग्रीज में ये पूरा का पूरा डॉटर स्ट्रैंड जनरेट। ओके, तो क्या हो गया, अभी कितना डीएनए मिला आपको, स्टार्टिंग मटेरियल 1 डीएनए था, आपको 2:1 मिला, मतलब क्या हो गया, 2:1, मतलब आपको 2 डीएनए मिला था, राइट। इधर एक, दो। अभी मैं बोल रहा हूँ 2 साइकिल है, ठीक है, सेकेंड साइकिल है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 डीएनए हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो हो गए 4, आपको 4 डॉटर स्ट्रैंड्स, मतलब 4 डीएनए मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नॉर्मल आपका साइकिल रहता है वो 25 या 35 तक जाता है, मैक्सिमम 35। एक्चुअली इससे ज्यादा जा सकता है, थियोरेटिकली जा सकता है, बट उतना जाता नहीं। थियोरेटिकली अगर मैं बोलूँ, एक मिनट, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता। 2:25, देखो इधर देखो, 2:25 कितना हो गया, दिख रहा है आपको, 2:25 ये हो गया ये हो गया 3.5 करोड़ डीएनए मिल जाता। ठीक है, थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ 2:25। और अगर मैं 2:35 करूँ, तो ये तो जबरदस्त। अब देखो कितना हो गया, ये आपका 97 लाख इधर ही हो गए, 35 करोड़ हो गया, और ये 34,035 डीएनए हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 35 साइकिल तक रन करता हूँ, और स्टार्टिंग मटेरियल में खाली एक डीएनए स्ट्रैंड अगर मैं लूंगा। ठीक है? ये थियोरेटिकली है,
theoretical है बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो लिमिटेड अमाउंट में डाले, राइट? ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं है। तो क्या हो जाता है वो ये क्या बोलते हैं, यूजअप हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको जो डीएनए एम्पलीफाई करके मिलता है वो 10 lakhs, ठीक है, 1 million तक आपको, 1 to 2 million तक आपको कॉपीज मिल जाती है। इतना नहीं मिलता 35 करोड़ और 3,000 करोड़, ठीक है। तो 10 लाख कॉपी मिल जाता है, एंड 10 लाख कॉपी इज वेरी मच डिसेंट कॉपी, डिसेंट नंबर, ठीक है। 10 लाख कॉपी बोल रहा हूँ एक ही डीएनए का विद इन 2 hours, ठीक है। ये काफी अच्छा है। ओके, थियोरेटिकली इतना जा सकता है बट मिलता नहीं, प्रैक्टिकली मिलता है, ठीक है। यस, समझा ये आपको? तो ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कि आपका टारगेट डीएनए कितना लेंथ वाइज कितना है, एंड आप कितना साइकिल तक उसको रन करना है, कितना कॉपी चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, कम कॉपीज चाहिए। अभी जो इधर आपका डीएनए पॉलीमरेज है, वो भी हाई टेम्परेचर उसको टॉलरेट करना रहता है, ठीक है। तो जैसे उस मैंने बताया था 72 डिग्रीज पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम, बट हम लोग जो पीसीआर पे रन कर रहे हैं वो टेम्परेचर 94 डिग्रीज भी है, ठीक है, 55 डिग्रीज भी है और 72 डिग्रीज भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर वेरी होता है, इससे क्या होता है पॉलीमरेज थोड़ा बहुत 2 hours 3 hours तक सस्टेन कर लेता है, उसके बाद नहीं करता, ठीक है। समझ रहे? तो 2 to 3 hours उसका लाइफ टाइम, बिकॉज इट इज ऑल्सो टॉलरेटिंग दिस सरिंज 94, ठीक है। सो हर एक कंपोनेंट्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन रहता है, मतलब उसमें वो अगर यूज अप हो गया तो फिर उतना आगे रिएक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 2:100 बोलो, मैं 200:100 का साइकिल लगा दूँ, बट नहीं होगा, आपको मिलेगा ही नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लाख कॉपीज मिलती है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। एंड क्या होगा, जितना ज्यादा डीएनए रहेगा उतना फिर वो इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग में डीएनए कम रहता है तो फटाफट एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम में हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो स्टूडेंट्स टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। बट अगर मैं एकदम तो ये क्या हो गया, जो मैं आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज एनालॉजी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आई कैन इजीली फाइंड माई टारगेट, ठीक है। मेरे सारे कंपोनेंट, बाकी सारे कंपोनेंट्स है, प्राइमर्स हो गए या न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट if I am standing in a particular like for example CST, ठीक है, CST स्टेशन, उधर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा क्या? मेरा डीएनए पर इतने पूरा भीड़ आएगा तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हो जाता है, इट इज ऑल्सो लॉस्ट, ठीक है। बहुत सारा कॉपी रहेगा तो फिर जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बाइंड टू टारगेट। ओके, सो हम लोगों ने इधर कितने टेम्परेचर्स की बात कर ली, 95 फॉर 10 मिनट्स की बात करी, 95 फॉर 1 मिनट, 55 फॉर 1 मिनट, एंड 72 फॉर 1 मिनट। ये टाइम ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि ये 1 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा डीएनए बड़ा रहेगा उतना आपको टाइम इधर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और जितना छोटा रहेगा उतना आप छोटा इसको टाइम शॉर्ट। ओके, अभी इधर देखो 72 डिग्रीज में आ, इधर आ जाता है आपका, एक मिनट, ओके। सो इधर आ जाता है ये 72 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स रखा जाता है, ये मतलब साइकिल हो गया 25 डिग्रीज। आप साइकिल आप उसके बाद 72 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स रखते हैं। क्यों 10 मिनट्स रख रहे हैं? क्या होता है, आपके जो आपने जब डीएनए एम्पलीफाई करते हैं तो क्या होता है, 1 मिनट टाइम माइट नॉट बी वेरी गुड इनफ। तो क्या होता है, आपका जो डीएनए रहता है वो आधा ही एम्पलीफाई हो जाता है, पूरा एम्पलीफाई नहीं होता, आधे रास्ते में वो छोड़ देता है और उधर डीएनए ये हो जाता है, डीनेचर, इधर आपका प्रॉब्लमेटिक है। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा फिर डीएनए एम्पलीफाई,
एक्सटेंशन फेज में क्या होता है, जो बचे कुछ काम रहते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज खत्म कर देता है, जो एक्सटेंशन बाकी रह गया उसको कर देता है। ठीक। तो एक जो फाइनल इसको बोलते हैं, फाइनल एक्सटेंशन बोला जाता है, इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज के थोड़े बहुत जो काम रह गए, ठीक है, एक्सटेंशन के जो बचा कुछ है उसको पूरा पूरा एक्सटेंड कर देता है विद इन 10 मिनट्स। फिर हम लोग उसको 4 डिग्रीज पे लेके जाते हैं, इट इज इनफाइनाइट। ये एक टाइप का होल्ड रहता है, होल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है। क्या होता है, ज्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात को लगाते हैं, 12 बजे लगाते हैं, क्योंकि मशीन फ्री मिल जाता है। ठीक है, कोई नहीं रहता लैब में, कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, रात को लगाते थे। ठीक है, और इसको मशीन को लगा के 2 to 3 आवर्स लगेगा, 12 o'clock लगाया, 3 o'clock तक, सुबह के 3 o'clock, मॉर्निंग 3 o'clock तक ये हो जाता है। एंड ये मशीन को 4 डिग्रीज को होल्ड कर देता है। ठीक है, आप सुबह आके 7 o'clock को, 8 o'clock को आके कलेक्ट कर लो, एंड देन यू गो फॉर अ फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो जो रिसर्चर्स का जो वो रहता है टाइम रहता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, बट 12 to 18 आवर्स तक काम करता है। ओके। ओके। तो एक मिनट, तो इधर आपके हाँ, तो इधर आपका आ जाता है ये सब। अम, इधर आ गया। ओके। जस्ट ओके, सो ये 4 डिग्रीज पे होल्ड कर दिया जाता है, एंड देन ये पूरा रिएक्शन ओवर हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पीसीआर साइक्लिंग। एंड इसमें आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, एम्पलीफाइड डीएनए एम्पलीफाई करके मिल जाता है। एंड ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर में ये हो जाता है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर में वर्क करता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर मशीन। ठीक है, सो होपफुली यू गॉट दैट पॉइंट, समझा आपको नहीं ऊपर से गया। यस। ठीक है, या किसी को आंसर गया क्या, बता दो। ओके, तो पीसीआर चेक करेंगे कैसे, फिर कैसे चेक करेंगे आप, कैसे चेक करेंगे कि करना है क्या करना है, मतलब पीसीआर सक्सेस था कि नहीं। सो यू विल गो फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप रन करो। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करोगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यस कोई बता सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। यस, एनीबॉडी। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका जो, हाँ, या सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मास। ओके, बट या डीएनए, ओवरऑल डीएनए का चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, तो जो डीएनए जब आपका सेपरेट होता है, इट इज ऑन बेस ओनली ऑन साइज। ठीक, ठीक, साइज पे होगा सेपरेशन। ओके, या